नेक्स्ट टर्म है आपके पास थर्मिस्टर्स। थर्मिस्टर्स हीट सेंसिटिव डिवाइसेस होते हैं। थर्म जो टर्म आती है वो आती है हीट के लिए, तो थर्मिस्टर्स जो होते हैं वो हीट सेंसिटिव डिवाइसेस होते हैं जिनकी रजिस्टिविटी चेंज रहती है वेरी रैपिडली, मीन्स बहुत तेज़ी से विद टेम्परेचर। जैसे ही टेम्परेचर में आप थोड़ा सा चेंज लाते हो वैसे ही उनकी रजिस्टिविटी चेंज हो जाती है। इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट काफ़ी हाई होते हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, बट हाई होता है। रेजिस्टेंस में चेंज होना चाहिए, चाहे पॉजिटिव में हो चाहे नेगेटिव में हो। और थर्मिस्टर को हम प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम द ऑक्साइड्स ऑफ वेरियस मेटल्स सच एज निकल, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर एट्सेट्रा। ठीक है। अब थर्मिस्टर ऑर्डिनरी रेजिस्टेंस से कैसे डिफरेंट है, इनकी भी रेजिस्टेंस चेंज हो रही है। तो फर्स्ट तो जो इससे डेफिनेशन में ही आया था कि इनकी जो रेजिस्टेंस है रैपिडली चेंज करती है, एंड रेजिस्टेंस से ज़रूरी नहीं है कि रैपिडली ही चेंज करे। तो फर्स्ट तो ये डिफरेंस आ जाएगा। सेकंड है कि जो इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी होता है। रेजिस्टेंस का जो आप लेते हो वो पॉजिटिव ही लेते हो, और इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स के केस में आपका नेगेटिव आता है। थर्मिस्टर्स की एप्लीकेशंस क्या हैं कि थोड़ा सा टेम्परेचर में चेंज होएगा तो इनकी रेजिस्टेंस चेंज हो रही है, सो दिस कैन बी यूज टू डिटेक्ट स्मॉल टेम्परेचर चेंज। फर्दर आप इनको सेफ गार्ड की तरह भी यूज़ करते हो, सेफ गार्ड द फिलामेंट ऑफ पिक्चर ट्यूब ऑफ द टेलीविज़न, बिकॉज वही है कि ये वेरिएशन ऑफ करंट बहुत ज़्यादा दिखाते हैं। रेजिस्टेंस में चेंज हो रहा है तो करंट में भी ओबियसली होएगा। ये टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ हो सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ वाइंडिंग्स ऑफ जनरेटर्स, ट्रांसफार्मर्स एंड मोटर्स, उसमें भी सेम यही है कि अगर करंट की वैल्यू चेंज हो रही है तो वो डैमेज हो सकती है। सो हमें पता चलना चाहिए कि करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, और करंट की वैल्यू चेंज करने के लिए हम टेम्परेचर एक ले सकते हैं कि टेम्परेचर चेंज कर दो तो करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, एंड देन हमें पता चल जाएगा। सो दिस कैन बी यूज एज द प्रोटेक्शन ऑफ वाइंडिंग्स ऑफ जनरेटर्स, ट्रांसफार्मर्स एंड मोटर्स। एंड फर्दर ये यूज़ होते हैं वोल्टेज स्टेबलाइजेशन एंड रिमोट सेंसिंग में। This is the most important application of thermistors. These are used for the voltage stabilization and remote sensing. ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपके पास सुपर कंडक्टर्स। अब कंडक्टर्स की आ दिया, आपने सुपर लगा दिया, इसका क्या मतलब है? रेजिस्टेंस तो इसकी भी नेग्लिजिबल होती है। सुपर का मतलब बिल्कुल नील हो जाना, रेजिस्टिविटी डिक्रीज होते होते बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है इनकी। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ रही थी, रेजिस्टिविटी बढ़ रही थी इन केस ऑफ मेटल्स, या बोल सकते हो इन केस ऑफ कंडक्टर्स। तो टेम्परेचर डिक्रीज करवाने से रेजिस्टेंस डिक्रीज भी करेगी। सो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आता है हर मेटल के लिए जिसके ऊपर उसकी रेजिस्टेंस बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर मर्करी क्रिटिकल टेम्परेचर मीन्स जिस पर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़ीरो हो रही है वो फाइंड हुआ है 4.2 केल्विन। फॉर लेड इट इज़ 7.25 केल्विन। ठीक है। अब केल्विन को जब आप उसमें डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करवाओगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये कितना कम टेम्परेचर है। क्या फॉर्मूला होता है? केल्विन इज इक्वल टू होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273। मतलब इस टेम्परेचर को आपने जब डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो आपको 4.2 में से 2.73 माइनस करने पड़ेंगे, तो ये माइनस में आपके पास आ जाएगा अबाउट 269, राइट। तो ये कितना कम टेम्परेचर है, 269 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। तो इतना कम टेम्परेचर ऑब्टेन करना पॉसिबल ही नहीं है। सो हमने क्या किया कि इसके ऊपर काफ़ी सारी इन्वेंशंस की। सो हमने कुछ मटेरियल्स एलोय की फॉर्म में बनाए, जैसे एलोय ऑफ प्लूटोनियम, कोबाल्ट एंड गैलियम। उसके लिए हमें टेम्परेचर मिला 18.5 केल्विन। फर्दर और बनाते जा रहे हैं काफ़ी सारे एलोयज़, तो उसमें टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज़ करती जा रही है अब। एंड अब तक हमारे पास जो मैक्सिमम टेम्परेचर आया है वो 125 केल्विन आया है। बाकी इससे बिलो बिलो ही मिले हैं हमें सुपर कंडक्टर्स, मैक्सिमम इस टेम्परेचर पे मिला है। अब है रीज़न क्या है सुपर कंडक्टिविटी का, कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। इलेक्ट्रॉन्स पेयर बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ कूपर पेयर। कूपर पेयर क्या होता है कि
इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके स्पिन हैं, तो दो दो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर बन जाना, दैट इज़ सुपर पेयर। नाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर नो लॉन्गर इंडिपेंडेंट, पेयर की फॉर्म में कपल बना लिया उन्होंने, सो दे आर म्यूचुअली डिपेंडेंट एंड ये इनकी जो वाइब्रेशंस हैं वो इतनी नहीं है। जैसे अब टेम्परेचर इंक्रीज़ करवाने से पहले क्या हो रहा था, टॉलिजन्स इंक्रीज़ कर रहे थे, बट अब टेम्परेचर इंक्रीज़ करवाने के लिए उसको टॉलिजन किसका करवाना पड़ेगा, किसको रैंडमनेस प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एक पेयर को। और तुम्हें पता ही है कि यूनिटी स्ट्रेंथ, तो पेयर को डिफ्लेक्ट करवाना इतना ईजी नहीं है एज़ कम्पेयर टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो ये ईजीली टोलाइड नहीं करेंगे अब विद अदर इलेक्ट्रॉन्स एंड with the ions present in the metals। so आपके पास अब टॉलिजन्स कम हो रहे हैं, टॉलिजन्स ही मेन रीज़न था रेजिस्टेंस था। सो टॉलिजन्स कम तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली कम हो जाएगी। सो सुपर कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाती है। अब एप्लीकेशंस क्या हैं, रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज़्यादा होएगा, सो दिस कैन बी यूज फॉर मेकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। फर्दर साइंस रिसर्च में हाई एनर्जी पार्टिकल फिज़िक्स में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। फर्दर वेरी हाई कंप्यूटर्स, हाई स्पीड कंप्यूटर्स बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं। हाई स्पीड कंप्यूटर्स का मतलब जो डाटा ट्रांसमिशन है वो आपका इन नेग्लिजिबल टाइम होए, डाटा ट्रांसमिशन इन द फॉर्म ऑफ करंट ही होएगा। सो ये हाई स्पीड कंप्यूटर्स बनाने में भी यूज़ होते हैं फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है कि आपने जैसे 10th में पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जो जूल्स ने दिया था। तो अगर रेजिस्टेंस होएगी तो वहाँ पर कुछ ना कुछ हीट प्रोड्यूस होएगी, अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो हीट प्रोड्यूस नहीं होएगी। पावर जितनी इनपुट में है उतनी ही आउटपुट में जाएगी। सो दिस कैन बी यूज फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है रेजिस्टेंस इन सीरीज़ एंड पैरेलल। सो हमने क्या किया है, पहले हम डिस्कस कर रहे हैं इन सीरीज़। तो यहाँ पर 3 रेजिस्टेंसेस ले रहे हैं, R1, R2 एंड R3 इन सीरीज़। सीरीज़ का मतलब है कि एक ही लाइन में लगाना, एक ही लाइन में लगाना। जैसे जो इसका एंड टर्मिनल है, सेकंड टर्मिनल है, उसको सेकंड रेजिस्टेंस के फर्स्ट से जोड़ना है, फिर सेकंड वाले के सेकंड को थर्ड के फर्स्ट से जोड़ना है। एंड इन तीनों की कम्बिनेशन को हमने ज्वाइन कर दिया विद अ बैटरी। तो ये 3 रेजिस्टेंसेस आ गया आपकी इन सीरीज़। अब सीरीज़ में आपके पास वोल्टेज चेंज होती हैं एंड करंट सेम रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो नेट वोल्टेज है, मान लो बैटरी की वोल्टेज है V, तो नेट वोल्टेज इन द सर्किट क्या आएगी, V आएगी। और करंट है मान लो I, और जो नेट रेजिस्टेंस आ रही है वो मान लेते हैं RS आ रही है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज़। सो जो आपके पास V आएगा वो क्या आएगा, I इंटू में RS। एंड अगर हम V1 लिखें वो क्या आएगा, I क्रॉस R1, V2 आ जाएगा I क्रॉस R2 एंड V3 आ जाएगा I क्रॉस R3। सो आपके पास आ जाएगा IRS इज इक्वल टू IR1 प्लस में IR2 प्लस में IR3। जो नेट V होएगा वो V1 प्लस V2 प्लस V3 होएगा। तो RS की वैल्यू क्या आ जाएगी, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज़, वो आएगी आपके पास R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। यहाँ पे हमने 3 ली थी, अगर आपके पास 3 से ज़्यादा हैं तो ये सो ऑन कर दोगे आप, ठीक है। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया इन सीरीज़। नाउ वी विल डिस्कस इन पैरेलल। So we have taken here 3 resistance in parallel like this। पैरेलल में आप कनेक्ट कैसे करते हो कि तीनों रेजिस्टेंस आप जो फर्स्ट टर्मिनल है वो आपने एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट करके बैटरी से कनेक्ट करना है, और सेकंड टर्मिनल भी इकट्ठा कनेक्ट करके बैटरी से कनेक्ट करना है। उसमें सेकंड को फर्स्ट से करे थे, इसमें सेकंड जो टर्मिनल आएंगे ईच रेजिस्टेंस का वो इकट्ठा कनेक्ट होएगा एंड फर्स्ट वाले भी इकट्ठे होंगे। तो ये V है, नेट करंट है I। अब I क्या होता है आपके पास, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिवाइड हो जाएंगे, सो करंट विल डिवाइड। तो पैरेलल में आपके पास करंट डिवाइड होता है बट वोल्टेज सेम रहती है, राइट। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दो,
आई इज इक्वल टू क्या होएगा, वी बाई में आर पी। आर पी क्या है, नेट रेजिस्टेंस इन पैरेलल सर्किट। सो आई वन क्या आएगा, वी बाई में आर वन। आई टू आ जाएगा वी बाई में आर टू। एंड आई थ्री क्या आएगा, वी बाई में आर थ्री। सो आपके पास आ जाएगा वी बाई में आर पी इज़ इक्वल टू वी बाई में आर वन प्लस में वी बाई में आर टू प्लस में वी बाई में आर थ्री। और अगर 3 से ज़्यादा है रेजिस्टेंसेस तो सोन कर दो। और ये कैसे आया आपके पास, बिकॉज नेट करंट इज़ इक्वल टू था आई वन प्लस आई टू प्लस में आई थ्री। फिर सिंपली वैल्यूज़ पुट किए हैं। सो 1 बाई आर पी की वैल्यू आ जाएगी 1 बाई आर वन प्लस में 1 बाई आर टू प्लस में 1 बाई आर थ्री एंड सो ऑन। फिर आपके पास नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक मेजरमेंट्स। अब इसमें हम क्वांटिटीज़ को मेज़र करेंगे, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस, करंट एक्सेट्रा। पोटेंशियोमीटर वगैरह जो आप लैब में यूज़ करते हो, वोल्ट मीटर, वो सारा हम अभी इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें फर्स्ट है आपके पास के ई एल मीन्स किरचॉफ्स करंट लॉ। इसको आप किरचॉफ का फर्स्ट रूल भी बोलते हो, जंक्शन रूल भी बोलते हो, ठीक है। बिग जंक्शन का मतलब जहाँ पर नंबर ऑफ़ वायर्स कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर आपने जैसे मान लो ये एक जंक्शन माना, जंक्शन में कुछ भी एग्ज्यूम कर लो। लेट आई वन जो है वो लीव कर रहा है, आई टू लीव कर रहा है, आई थ्री लीव कर रहा है, आई फोर इसमें एंटर कर रहा है करंट, आई फाइव भी एंटर कर रहा है, ठीक है। तो आपने साइन कन्वेंशन क्या लेनी है, जो टुवार्ड्स द जंक्शन है करंट उनको आपने लेना है पॉजिटिव, और जो बाहर जा रहे हैं उनको आपने लेना है नेगेटिव। छोड़ के जा रही है उसको नेगेटिव, जो आ रही है पास में उसको पॉजिटिव। वैसे तो कुछ भी ले सकते हो, बट एक जनरल माइंड में रख लो कि जो छोड़ के जा रहा है उसको नेगेटिव लेना है और जो पास आ रहा है उसको पॉजिटिव लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर अप्लाई कर दो, आपके पास क्या आएगा, आई वन क्या था, बाहर जा रहा था, आई टू भी बाहर, आई थ्री भी बाहर। तो आपके पास आई वन, आई टू एंड आई थ्री तीनों नेगेटिव आएंगे। अब आई फोर एंड आई फाइव टुवार्ड्स थे, तो आई फोर और आई फाइव पॉजिटिव आएंगे। तो अकॉर्डिंग टू के सी एल जो जंक्शन पे नेट करंट आता है दैट विल बी ज़ीरो। मीन्स एंटरिंग करंट इज़ इक्वल टू होएगा लीविंग करंट, वो हम यहाँ से निकालते हैं। आई वन प्लस आई टू प्लस में आई थ्री क्या आ जाएगा आपके पास, इन तीनों को साइड ले ली, सो दिस विल बी इक्वल टू आई फोर और ये आ जाएगा आई फाइव। मीन्स आपके पास जो ये वाले करंट थे ये क्या थे, लीविंग करंट्स, और ये क्या थे, एंटरिंग करंट। तो लीविंग करंट इज़ इक्वल टू आ गया आपके पास एंटरिंग करंट। समीशन आई क्या था यहाँ से, ज़ीरो। तो इसी 3-4 डेफिनेशंस बनती हैं कि नेट करंट इज़ ज़ीरो, और यहाँ पे एंटरिंग करंट इज़ इक्वल टू लीविंग करंट, ठीक है। फिर सेकंड है जो वो आपके पास है के वी एल मीन्स किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसको लूप थ्योरम या सेकंड रूल भी कहते हैं। अब ये जैसे हमने जंक्शन पे अप्लाई किया था, इसको हम एक लूप में अप्लाई करेंगे। तो एक लूप कंसिडर करते हैं, जैसे ये हमने एक लूप बना ली, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि लूप में कोई भी एक नेट डायरेक्शन एज्यूम करनी है। जैसे हमने ये मान ली, कोई भी मान सकते हो कि अब हम इसका मानने का क्या मतलब है कि हम ऐसे मूव करेंगे। तो इसमें साइन कन्वेंशन क्या लेनी है आपने कि ईएमएफ तो तब नेगेटिव लेनी है जब आप इंक्रीजिंग पोटेंशियल की टर्म्स में आओ। कैसे, इंक्रीजिंग का मतलब पहले नेगेटिव आए फिर पॉजिटिव आए, राइट, तभी इंक्रीजिंग होएगा। तो पहले नेगेटिव आ रहे हैं तो आपने ईएमएफ को नेगेटिव लेना है, और अगर पहले पॉजिटिव आ रहे हैं तो आपने ईएमएफ को पॉजिटिव लेना है। ये तो सिंपल जो बैटरीज और सेल्स हैं उनके लिए साइन कन्वेंशन होगी। फिर है जो रेजिस्टेंस से अक्रॉस वोल्टेज आएगी वी आएगी, उसका क्या लेना है साइन कन्वेंशन। अगर आप मूव कर रहे हो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग तो आपने पॉजिटिव लेना है, एंड इन द अपोजिट डायरेक्शन अगर आप मूव कर रहे हो तो नेगेटिव लेना है। जैसे यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो यहाँ से करंट कहाँ से आएगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। मीन्स करंट की डायरेक्शन आपके पास ये आ रही है, ठीक है।
तो यहाँ पर अप्लाई करो आप, तो क्या आएगा, यहाँ से लगते हैं तो आई इंटू में R2 क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, आप मूव कर रहे हो इस टाइप से, ऐसे आएगा, और ये वाली है डायरेक्शन ऐसे, तो अपोजिट आ गई, तो ये आएगा आपके पास -R2। फिर आप मूव कर रहे हो इस टाइप से, तो ये आएगा इसका पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये आ जाएगा प्लस का E1। फिर यहाँ से यहाँ करंट की डायरेक्शन थी ये, और आप मूव कर रहे हो इस टाइप से, मीन्स माइनस का IR1 इज इक्वल टू 0। तो E1 की वैल्यू आ गई आपके पास IR1 प्लस में IR2। तो ये क्या कह रहा है कि जितनी EMF आपकी बैटरी प्रोवाइड कर रही है वही डिस्ट्रीब्यूट हो रही है अक्रॉस द रेजिस्टेंसेस, राइट। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को स्पॉट करता है। तो इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नेम से भी पूछा जाता है, बिकॉज यहाँ पर ये यही बोल रहा है कि जो नेट वोल्टेज बैटरी प्रोवाइड कर रही है, सेल प्रोवाइड कर रहा है इन द लूप, वही डिस्ट्रीब्यूट हो रही है अक्रॉस द रेजिस्टेंसेस। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। और जो हमने फर्स्ट किया था उसमें क्या था कि जो नेट करंट आ रहा था वो ज़ीरो हो रहा था, तो मतलब चार्ज स्टोर नहीं हो रहा, तो ये सपोर्ट कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को, ठीक है। नाउ हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं ऑन द कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। सो इसमें जो फर्स्ट है वो आपको इस टाइप का सर्किट गिवन है। ये 3 रेजिस्टेंसेस लगा रखी हैं, R1, R2 एंड R3। ये पॉइंट C है और ये B है, ये D एंड A। अब फर्दर वो C पॉइंट को B पॉइंट से कनेक्ट किया हुआ है एंड A पॉइंट को D पॉइंट से कनेक्ट किया हुआ है, लाइक दिस, ठीक है। तो आपने इस सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। तो अब आपको ये देखना है कि ये R1, R2, R3 सीरीज़ में है या पैरेलल में है। तो यहाँ पर देखो, जो ये C पॉइंट है और ये B पॉइंट है, इसमें डायरेक्ट कनेक्टिंग वायर है। दैट मीन्स आप C और D पॉइंट को C और B पॉइंट को एक ही पॉइंट मान के चल सकते हो। ऐसे ही A और D को भी सेम पॉइंट मान के चल सकते हो। तो ये AD मान लो, ये CB मान लो। अब इन 3 के बीच में यहाँ पर देखो A और C के बीच में एक रेजिस्टेंस है R1। फिर C और D के बीच में, ये C ये D के बीच में रेजिस्टेंस है R2 एंड D एंड B के बीच में रेजिस्टेंस है R3, ठीक है। तो हमने जब सर्किट कंप्लीट किया हमारे पास R1, R2 एंड R3 आ गई इन पैरेलल। तो ये इस टाइप के सर्किट आपने ये इक्विवेलेंट सर्किट बना के सॉल्व करने हैं। फिर जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है इसमें वो आता है, एक सर्कल में आपको 4 रेजिस्टेंसेस गिवन होती हैं इस टाइप से, और वो पूछता है कि A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इसका भी इक्विवेलेंट सर्किट ही ड्रॉ करना है। तो वो कैसे करोगे, यहाँ पर देखो A और B के बीच में एक रेजिस्टेंस है, दिस वन, इसको पहले नेम दे दो R1, R2, R3 एंड R4। तो A और B के बीच में R4 आ रही है, यहाँ से जाओगे तो A और B के बीच में R2 आ रही है, यहाँ से जाओगे A और B के बीच में R1 आ रही है, और यहाँ से R3 आ रही है, ठीक है। अगर आप एक यहाँ से जब मूव कर रहे हो तो बीच में कनेक्टिंग वायर आ रही है और सिर्फ एक रेजिस्टेंस आ रही है एक टाइम पर, तो मीन्स आपके पास R1, R2, R3 एंड R4 सारी की सारी रेजिस्टेंसेस किस में है, पैरेलल में है, क्लियर। ये दोनों न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक सर्कल में ही थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होकर एक और न्यूमेरिकल आता है आपके पास, उसमें क्या करता है कि वो यहाँ से कनेक्ट नहीं करता, B पॉइंट यहाँ पर दे दिया और ये A पॉइंट है आपके पास, फिर 4 रेजिस्टेंसेस देगा वो यहाँ पर इस टाइप से, ठीक है। नेम दे दो R1, R2, R3 एंड R4। पूछ रहे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है। तो यहाँ पर देखो इस मिडल पॉइंट से और A के बीच में हमने अभी देखा था कि R1, R2, R3 तो क्या आ जाएंगी, पैरेलल में। तो पहले तो R1, R2, R3 को पैरेलल में बना लो, जैसे हमने अभी इससे पहले डिस्कस किया है। तो ये पैरेलल में आ गई। उसके बाद यहाँ पर देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में कोई और कनेक्शन नहीं है, ये तीनों का जो इक्विवेलेंट है वो इसके साथ सीरीज़ में जाएगा। तो ये यहाँ पर आ जाएगी आपकी R4।
राइट। तो ये इस टाइप से आपने इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट देखना है कि किस टाइप से वो आ रही हैं। अगर करंट डिवाइड हो रहा है तो मीन्स पैरेलल में है, अगर करंट डिवाइड नहीं हो रहा तो मीन्स सीरीज़ में है। फर्दर अगर हम दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्टिंग वायर लगा देते हैं, कनेक्टिंग वायर का मतलब वो दोनों पॉइंट सेम बन जाते हैं। ठीक है, तो ये 3-4 बातें ध्यान में रखकर आप सर्किट को इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हो, ईजीयर सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमने टॉपिक किया था वो था KCL एंड KVL। तो मैंने एक सर्किट लिया है जिसमें इसी सर्किट में दोनों अप्लाई हो रहे हैं, KCL भी और KVL भी। आपको क्या गिवन है? अ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट, ये 10 वोल्ट की बैटरी गिवन है, एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस द डायगनली अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ अ क्यूबिकल नेटवर्क। ये आपके पास क्यूबिकल नेटवर्क है, इसको डायगनली अपोजिट मीन्स एक पॉइंट अगर आप ए ले रहे हो तो दूसरा एन लेना है। ज़रूरी नहीं है कि ए एन लेना है, बी के ले सकते हो। एल के साथ कौन सा आएगा, फिर डी। एम के साथ कौन सा आएगा, सी। इस टाइप से आप कुछ भी ले सकते हो, डायगनली अपोजिट लेने हैं आपने एंड्स और ये नेटवर्क बना लेना है। और फिर आपको क्या दे रखा है कि इसमें 12 रजिस्टर्स हैं जिसकी हर एक की रेजिस्टेंस है 1 ओम। 12 रजिस्टर्स का मतलब जो 12 साइड्स हैं उनकी रेजिस्टेंस आपको गिवन है 1 ओम। आपको डिटरमाइन करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखो जो आपको 10 वोल्ट की बैटरी दे रखी है, आप पहले KCL लगाओगे एंड हर आर्म में से करंट की वैल्यू निकालोगे। तो यहाँ पर देखो किसी भी कॉर्नर पे आपके पास 3 साइड्स आती हैं, 3 एजेस आते हैं। सो 3 एजेस फर्दर जब ये एक और पॉइंट पे जाता है वहाँ से 2 एजेस निकलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो अगर आई मान रहे हो तो यहाँ पर अगर आपका 2i आ जाएगा, और तीनों आर्म्स क्यूब की हैं तो मतलब तीनों में सेम होएगा, तो 2i 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 मीन्स टोटल अगर आप 6i लेट करके चलते हो तो आपकी कैलकुलेशन ईजी पड़ जाएगी। सो मैंने यहाँ पे 6i ली है, फिर यहाँ पे 3 में डिवाइड हो जाएगा मीन्स 2i 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 आ जाएगा। फिर फर्दर ये 2i यहाँ पर आई जाएगा, यहाँ पर आई जाएगा। ये नीचे से जो 2i जा रहा था ये भी i और i में डिवाइड हो गया। अब इस पॉइंट पर आई करंट ऊपर से आ रहा है, आई करंट नीचे से आ रहा है, तो टोटल यहाँ से कितना लीव करेगा, 2i। ठीक है, और ये वाला जो i यहाँ से जा रहा था और यहाँ से कितना आ रहा था, 2i, तो ये भी i में डिवाइड हो गया, यहाँ से टोटल जाएगा 2i, और ये वाला i और ये वाला i यहाँ से आएगा 2i। तो एट पॉइंट n फर्दर जो 2i 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 है कंबाइन होकर करंट देंगे आफ्टर 6i, जो फर्दर एंटर कर जाएगा इन द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो ये आपने KCL अप्लाई कर दिया। अब अप्लाई करना है आपने KVL। KVL अप्लाई करते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि आपने बैटरी ज़रूर लेनी है। तो आप जैसे आपने ये A और N के बीच में बैटरी लगाई हुई है, तो आप इस टाइप से अप्लाई करोगे, A L K N फिर बैटरी E और A। ठीक है, अगर आप लेते B और K पॉइंट तो आपका जो लूप बनती वो यहाँ से इस टाइप से बनती। बैटरी हमेशा लेनी है क्योंकि बैटरी ही वोल्टेज सप्लाई करेगी, अदरवाइज़ आपके पास जो EMF वाले टर्म है KVL अप्लाई करने के लिए वही नहीं आएगी। सो यहाँ अप्लाई कर दूँ तो हम ऐसे मूव कर रहे हैं, करंट जा रहा है ऐसे और हम भी ऐसे मूव कर रहे हैं। इसकी रेजिस्टेंस कितनी दे रखी है, 1 ओम। सो यहाँ पर 2i, पहले एक बार इसको स्मॉल r ही लेके चल लो, और फिर फर्दर यहाँ से कितना आएगा, i इंटू में r, फिर फर्दर यहाँ से क्या आएगा, 2i इंटू में r, और फिर नेगेटिव पहले आ रहा है तो माइनस में e इज इक्वल टू 0, राइट। अब आपके पास इसको सॉल्व करके क्या आएगा, 2 + 1 + 2 5ir इज इक्वल टू आ जाएगा e। अब आपने निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड N, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप लेट कर लो, मान लो R थी, करंट था आपके पास टोटल 6i, तो ये इक्वल होना चाहिए किसके, E से। ये भी E है, ये भी E है, इन दोनों को इक्वेट करवा दो, 6ir आ जाएगा आपके 5ir के इक्वल। तो r की वैल्यू आ जाएगी 5/6 इंटू में
स्मॉल आर की वैल्यू कितनी थी 1, तो ये आ जाएगा 5/6 इंटू में 1 मीन्स 5/6 ओम। ये आपने कैलकुलेट कर ली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। अब आपको करंट भी निकालना था, तो करंट की वैल्यू क्या आएगी, V डिवाइडेड बाय R। V था आपके पास 10, R आई है 5/6, तो ये आ जाएगा आपके पास 12 एम्पियर करंट, राइट।